स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक गंगा, जो कि इसी साल नई आई है। सिलेबस बच्चों आपका हिंदी का चेंज हो चुका है। गंगा आपकी किताब आई है, जो कि दोनों कोर्स के लिए, हिंदी का ए बी कुछ कोर्स नहीं है इस बार, पहली दूसरी किताब कुछ नहीं है, सिर्फ एक किताब है सभी के लिए, 9वीं कक्षा के लिए गंगा। तो इसका पहला पाठ आज हम करेंगे, दो बैलों की कथा। तो वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए और ध्यान से वीडियो को देखिए, चैप्टर को समझिए, क्योंकि ये नई किताब है, नया कोर्स है, जिससे आपको कोई भी कठिनाई ना हो। तो आइए बच्चों, इस पाठ को शुरू करते हैं। दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। इस कहानी में बच्चों एक किसान है जिसका नाम जूरी है और उसके दो बैल हैं, एक हीरा और एक मोती। इन बैलों के माध्यम से लेखक ने हमें कृषक समाज मतलब किसानों और उनका पशुओं के साथ जो भावनात्मक संबंध हो जाता है, जो पशु उनके साथ हमेशा काम करते हैं और किसान उनकी देखभाल करते हैं, तो उनमें एक आपसी भावनात्मक संबंध पैदा हो जाता है। जबकि एक जानवर है और एक किसान, एक इंसान है, लेकिन फिर भी उनमें एक अजीब सा संबंध बन जाता है। तो उसी संबंध को इसमें दर्शाया गया है और पशुओं के मन में भी भाव होते हैं, ये भी इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं साधारणतया कि पशुओं को ध्यान नहीं देते या उनके भावों को नहीं समझते, वो सोचते हैं उनके अंदर कोई भाव ही नहीं है और उनसे काम लेते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं। इस तरीके का व्यवहार जानवरों के साथ लोग करते हैं। लेकिन इसमें एक किसान है जूरी, जिसके दो पशु हैं, बैल, जिनको वो अच्छे से पालता है और वो बैल उससे बहुत प्यार करने लगते हैं और वो किसान भी उन बैलों से उतना ही प्यार करता है, उनके साथ उतना ही भावनात्मक रूप से संबंधित है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। यहाँ बताया गया कि जानवरों में गधे को सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, कि गधे को हम समझते हैं कि उसमें कोई बुद्धि ही नहीं है। और यदि किसी व्यक्ति को परले दर्जे का बेवकूफ कहना, परले दर्जे का मतलब कि बिल्कुल हटके, अगर उसे बेवकूफ बताना हो तो उसे कहते हैं कि वो गधा है। ठीक है ना। किसी आदमी को कहते हैं कि गधा है क्या, कि मतलब बिल्कुल भी अक्ल ही नहीं है क्या। तो कहने का तात्पर्य, गधे को बुद्धिहीन का पर्यायवाची माना जाता है। तो क्या सच में गधा बेवकूफ होता है, या उसके सीधेपन और उसकी सहिष्णुता की वजह से उसको ऐसा माना जाता है कि गधा जो होता है बहुत ही सहनशील होता है, बहुत ही सीधा होता है? क्या इस वजह से ऐसा उसको माना जाता है? इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय भी कभी कभी सींग मार देती है और जब ब्याई हुई गाय हो, मतलब जब उसने बच्चे दिए हो, बछड़ा या बछड़ी, तब तो वो एकदम से ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है, मतलब सिंहनी के समान वो हो जाती है। अगर उसके बच्चों के पास कोई आए तो वो एकदम से सींग मारने को दौड़ती है। ठीक है। और उसको, उसका क्रोध बढ़ जाता है। ठीक है। और फिर आगे बताते हैं, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसको भी क्रोध आ जाता है। लेकिन गधे को क्रोध आता है ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। ठीक है ना। गधे को क्रोध आते हुए कभी ना सुना ना देखा। जितना चाहो उस गरीब को मारो, जैसा मर्जी उसके साथ बर्ताव करो, जैसी मर्जी सड़ी हुई उसको घास डाल दो खाने के लिए, लेकिन वो कभी भी कुछ नहीं कहता, कभी भी जवाब नहीं देता या गुस्सा नहीं करता। उसके चेहरे पर भी कभी असंतोष नहीं दिखाई देता। इसलिए गधे को बिल्कुल ही बुद्धिहीन सा समझा जाता है। फिर आगे कह रहे हैं, कुछ इसमें उदाहरण दिए लेखक ने। वैशाख, जो कि अप्रैल मई का महीना होता है, मैं चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हूँ, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद हमेशा रहता है। विषाद मतलब उदासी सी, सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देगा। वो हमेशा ना ही तो कभी बहुत खुश दिखता है ना दुखी दिखता है, वो हमेशा एक जैसा सा रहता है। ठीक है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वो सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए, मतलब सर्वोच्च स्थिति पर पहुंच गए। ऋषि मुनि जैसे सीधे साधे हमेशा एक जैसे रहते हैं, इसी प्रकार से गधा है, लेकिन फिर भी आदमी उसे बेवकूफ कहता है।
सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा कदाचित, सीधेपन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, कि भारतवासियों को अमेरिका में घुसने ही नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय मतलब बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर भी गम खा जाते हैं और फिर भी बदनाम है, फिर भी उनको सीधा साधा माना जाता है, अमेरिका में आने तक नहीं दिया जाता, उनको बेवकूफ सा समझा जाता है। कहा जाता है, ये पुराने समय का लिखा हुआ है तो उस समय की बात की जा रही है, वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। भारतीय कैसे होते, सीधे साधे, उनका जवाब नहीं देना जानते, इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है, ठीक है। आगे बताते हैं लेखक कि गधे का एक छोटा भाई भी है, उससे कम ही गधा है और वह है बैल। गधे का एक छोटा भाई बैल, जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया जो गाय की बछड़ी, उसकी बेटी कह होती है, उसके ताऊ मतलब कौन, बैल को बछिया का ताऊ कहा गया यहाँ पर, उसको भी हम गधे के समान ही मानते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आते हैं, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है वो, मतलब कई तरीके से अपना असंतोष प्रकट कर देता है बैल, जबकि गधा तो कभी असंतोष प्रकट नहीं करता, बैल फिर भी कभी कभी कर देता है, इसलिए उसका स्थान गधे से नीचा है। नीचा मतलब बेवकूफी में या सीधेपन में गधा सबसे ऊंचा है और बैल उससे थोड़ा नीचे है, ठीक है बच्चों। फिर आगे बता रहे हैं कि एक किसान था जिसका नाम जूरी काछी था, उसके 2 बैल थे, एक का नाम हीरा और एक का नाम मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति मतलब जो देखने में बहुत ही सुंदर, काम में बहुत ही चौकस, डील में बहुत ही ऊंचे, मतलब एकदम लंबे चौड़े इस तरीके के, और बहुत ही देखने में सुंदर और बहुत ही अच्छा काम करते थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों मूक भाषा में विचार विनिमय करने लगे। मूक भाषा में मतलब जब बोल नहीं रहे, गूंगी भाषा में कह लो, कि एक दूसरे से विचार विनिमय, क्योंकि बहुत समय से साथ रह रहे थे जूरी के पास, जो किसान था उनका मालिक था, तो एक दूसरे से वो विचार विनिमय करने लगे, मतलब इशारों इशारों में एक दूसरे से बात करने लगे और बातें एक दूसरे की समझने लगे, ठीक है बच्चों। एक दूसरे की मन की बात को वो बहुत ही अच्छे से समझ जाते थे, और उनमें कहो कि एक गुप्त शक्ति सी थी जो कि एक दूसरे की बात को वो समझ पाते थे, जो कि मनुष्यों में भी नहीं होती, ठीक है। जिस वक्त ये दोनों हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, गर्दन हिला हिला कर चलते, और उस वक्त ही दोनों की ये चेष्टा रहती थी, ये कोशिश रहती थी कि मेरी गर्दन पे बहुत ज्यादा आ जाए और दूसरे की पे कम, कि दोनों को एक दूसरे से इतना ज्यादा लगाव था, ठीक है। और जब इनकी नांद में खली भूसा पड़ जाता था, नांद क्या होता है, एक चकोर सा कुछ बनाया होता है ईंटों का पक्का सा, जिसके अंदर इन जानवरों के लिए खाना डाला जाता है। खाना भोजन मतलब इनके लिए भूसा वगैरह ये सब, ठीक है। तो जब वो डाल दिया जाता तो दोनों एक साथ ही मुंह उसमें डालते, साथ ही बैठते, साथ ही खाते, और अगर एक खाना छोड़ देता तो दूसरा भी खाना छोड़ देता, मतलब एक दूसरे को इतना ज्यादा ये जो बैल थे समझते थे, ठीक है। संयोग की बात है कि झूरी ने एक बार इनको क्या करा, अपने ससुराल भेज दिया, वो ही जगह है, वहां पर झूरी ने इन दोनों को भेज दिया, और किसके हाथ गया, जो झूरी का साला था उसके साथ अपने ससुराल भेज दिया, मतलब अपनी पत्नी के मायके, और झूरी का साला गया इनको ले गया, लेकिन गोई तक, जो गोई जगह का नाम था, वहां तक ले जाने में उसका दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता हाँकता वो उनको लेके जा रहा था। वो इनको हाँकता हाँकता लेके जा रहा था, और
तभी क्या होता है कि एक ने पगहिया पकड़कर, एक आगे से खींचता तो दूसरा पीछे से जोर लगाता, मारता, सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी के से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, मतलब बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते थे और दोनों एक दूसरे को परेशान कर रहे थे। एक दूसरे को नहीं, सॉरी, गया को परेशान कर रहे थे, ले जाने नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो फिर आगे क्या होता है कि दोनों ही, एक आगे से पैर मारता है, एक पीछे से पैर मारता है और कहते हैं कि ईश्वर ने अगर वाणी दी होती तो ये झूरी से पूछते तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तुम्हारी इतनी सेवा करी, क्या हमने तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर छोड़ी? ऐसा बिल्कुल भी हमने नहीं किया। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता तो हमसे और काम ले लेते। हमें तुम्हें तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, ले हमने तो कभी दाने चारे की भी शिकायत नहीं की कि हमें कम दिया है या कुछ, फिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अब आगे क्या होता है, संध्या संध्या का समय आता है और दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच जाते हैं। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए, नांद वही एक चकोर सी जगह जहां पर उनके लिए भोजन रखा जाता है, ठीक है, भूसा आदि, तो जब नांद में लगाए गए तो दोनों ने उसमें मुंह न डाला। ये देखकर दिल भारी हो रहा था। ठीक है, अब दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की और जब फिर इन्होंने वहां से निकलने की कोशिश की और जब गांव में सोता पड़ गया, मतलब गांव में जब सब सो गए तो ये दोनों जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले इन्होंने, कि जिनको बांध रखा था जिन चीजों से पैरों में, वो इन्होंने तोड़ दिए और फिर ये वहां से भाग निकले। अब झूरी जो इनका मालिक था, असली मालिक, वो प्रातः काल जब सोकर उठा तो दोनों बैल चरनी पर खड़े हुए थे। चरनी क्या होता है, जो पशुओं के चरने का स्थान होता है, वहां पर खड़े हुए मिले, मतलब खुद ही वहां से अपने आप अपनी रस्सियां वस्सियां तोड़वा कर भाग आए और ये चरनी पर खड़े हुए थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राम लटक रहा था, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा, मतलब स्नेह है अंदर, प्यार है, लेकिन विद्रोह की, ऐसा क्यों किया जूरी के प्रति, उनको ये था। ठीक है, अब जूरी ने भी जब इन बैलों को देखा तो उसका जो दिल था वो स्नेह से गदगद हो गया और गांव के लड़के वहां पर जमा हो गए। उन्होंने तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत किया और फिर उन्होंने बाल सभा जो थी, बच्चों की सभा, उन्होंने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, मतलब इनको शुभकामना देनी चाहिए, इनको एप्रिसिएशन देना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने अभिनंदन के लिए क्या किया कि कोई अपने घर से उनके लिए रोटियां ले आया, कोई गुड़ ले आया, कोई चोकर ले आया, तो कोई भूसी ले आया। इस तरीके से लोगों ने इनका अभिनंदन किया, इनको कुछ कुछ देकर। ठीक है, अब बच्चे इनके बारे में बातें करने लगे। एक बालक ने तो कहा कि ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने कहा इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरे ने कहा बैल नहीं है, ये इस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने को किसी को साहस नहीं हुआ। अब लेकिन जब जूरी की स्त्री ने इन बैलों को अपने द्वार पर देखा तो उसको गुस्सा आ गया, वो गुस्से से तिलमिला उठी, जल उठी और वो कहती है कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। ऐसे वो गुस्से में क्यों आ जाती है, क्योंकि इन बैलों को लेकर कौन गया था, उनका भाई, उसका भाई है ना, जूरी की पत्नी जो थी उसका भाई तो लेकर गया था ना, गया, तो वो वहां से भाग आए तो उसको गुस्सा आ गया। वो कहती है कि कैसे है ये जिसने एक दिन भी वहां काम नहीं किया और वहां से भाग आए। झूरी अपने बैलों पर आक्षेप ना सुन सका, मतलब जो आरोप लगाया जा रहा था नहीं सुन सका और वो कहता है नमक हराम क्यों है, चारा दाना नहीं दिया होगा इसीलिए ही तो आ गए, क्या करते अगर इनको कुछ खाने को नहीं देंगे तो। स्त्री ने रोब से कहा बस तुम तो बैलों को ही खिलाना जानते हो, और तो किसी और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं, कि तुम ही खिलाते, बाकी तो सब पानी पिला पिला कर रखते हैं, मतलब मेरे भाई ने तो ख्याल रखा नहीं, असली ख्याल तो तुम ही रखते हो। ऐसा वो अपने पति से बोलती है गुस्से में। ठीक है, अब स्त्री चिढ़ गई और वो कहती है कि तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाता नहीं है वो, ठीक है ना, ऐसे तुम लोग जैसे हो कि बुद्धुओं की तरह बैलों को भी सहलाते हो, इस तरीके से कोई नहीं करता।
अगर कोई करता है तो उनसे काम भी लेते हैं, उनको खेतों में जोतते भी हैं, ठीक है। अब वो गुस्से में आ जाती है और मजूर कौन है जो उनको खाना देता है, उसको वो ताकीद कर दी, मतलब उसको चेतावनी दे दी कि बैलों को सिर्फ सूखा भूसा दिया जाए। अब जब नान में उन्होंने मुंह डाला बैलों ने, तो उनको खाना फीका फीका लगा, ना उसमें कोई चिकनाहट ना कोई रस, उनसे वो खाना या कहो कि भूसा नहीं खाया गया। और वो आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे कि शायद जूरी आएगा और उनके सही भोजन का इंतजाम करेगा, ठीक है। अब जूरी ने मजूर से कह दिया कि इनके तो खाने में, इनके भूसे में थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, तो कहता है मालकिन मुझे मार डालेगी अगर ऐसा करूंगा तो, ठीक है। अब आगे आगे क्या होता है बच्चों, देखें। दूसरे दिन जूरी का साला, आगे क्या होता है, अब दूसरे दिन जूरी का जो साला है गया, वो फिर से बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। हाँ, मोती जो था वो थोड़ा गुस्से वाला था बैल, और हीरा जो था वो थोड़ा सहनशील था, ठीक है। तो उसने संभाल लिया हीरा ने। जब मोती गाड़ी को खाई में धकेलने लगा, संध्या का समय था जब घर पहुंचे, तो उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया। गया ने दोनों बैलों को मोटी रस्सियों से बांध दिया, सूखा भूसा डाल दिया और उसमें खली चूनी कुछ उनको नहीं दी, ठीक है ना। और फिर आगे क्या होता है, उनको बहुत मारा भी, ठीक है, उनका बहुत अपमान किया गया, उनसे बहुत काम लिया गया, उनको हल में जोता गया, ठीक है। पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा रखी थी कि दोनों को हल में जोता गया, लेकिन ये दोनों पांव उठाकर काम नहीं करना चाहते थे, ठीक है। आगे क्या होता है कि दोनों ने जैसे कसम खा रखी थी कि पांव नहीं उठाएंगे। उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हीरा जो कि सीधा साधा सा बैल था, उसकी नाक पर खूब डंडे बरसाए तो मोती को बहुत ही गुस्सा आ गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ में भी ना आते। अब आगे क्या होता है, गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था और दोनों के हाथ में लाठियां भी थी, ठीक है। 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है और दोनों के हाथ में लाठियां भी थी, लेकिन वो देखकर सब कुछ समझ गए थे। मोती दिल में ऐड कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला, लेकिन उनके तेवर को देखकर जो सहायक आए थे वो भी समझ गए कि इस वक्त बात को टाल देना ही सही है, ठीक है। यही मसलहत है, मतलब हितकर है, वरना तो ये मार देंगे। अब आगे फिर उनके लिए वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग सभी भोजन करने लगे, लेकिन उसी वक्त क्या होता है, एक छोटी सी लड़की आती है, 2 रोटियां निकाल कर लेकर आती है और दोनों के मुंह में एक खिलाकर चली जाती है। उससे उनकी भूख तो शांत क्या होती, लेकिन मानो उनके हृदय को, उनके दिल को भोजन मिल गया। वो लड़की का, बच्ची का प्रेम देखकर जानवरों के प्रति उनके हृदय को भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी, और उनको लगा कि यहाँ भी किसी न किसी सज्जन का वास है, और वो सज्जन मतलब अच्छा इंसान कौन है, वो लड़की, ठीक है। लड़की भैरव की थी और उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ थी जो उसको मारती रहती थी, तो इसलिए उसको उनसे आत्मीयता हो गई, ठीक है। उस लड़की के मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका 2 रोटियां उनको खिलाकर चली जाती। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा कि अब तो सहा नहीं जाता हीरा, क्या
तो फिर वो कहता है कि क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है, यह बेचारी अनाथ हो जाएगी क्योंकि वो इनके साथ जुड़ गई थी। अगर ये भी चले गए तो वो अकेली हो जाएगी, और उसके पिता को अगर मार दिया तो वो लड़की अनाथ हो जाएगी। ठीक है, आगे फिर वो कहता है कि बताओ तोड़ाकर भाग चलें। वो कहता है हाँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? रस्सी को थोड़ा सा चबा लो और फिर एक झटके में वो चली जाएगी। ऐसा दोनों आपस में विचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सहसा घर का द्वार खुला और लड़की निकली, बोली खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। नाक में जो बांध दिया जाता है रस्सी से उनको, कि वो डालने की बात हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें खोल देती हूँ और तुम भाग जाओ, ऐसा वो कहती है। ठीक है, अब आगे उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। कि उनके जो बांध रखा था, जो रस्सियां वस्सियां, वो उसने खोल दी, लेकिन दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने कहा कि अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा चलें तो, लेकिन इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। मतलब कि हाँ, उस पे नाम भी ना है लेकिन भगा दिया। पहले उसने खोल दिया और फिर जानबूझकर ऐसे चिल्लाने लगी कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं और दादा भागे जा रहे हैं, जल्दी चलो। ठीक है, गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने लगा। वो सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का भी ज्ञान नहीं रहा, भूल गए कि किस मार्ग से आए थे। और वो खेतों के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कौन सा रास्ता था और अब हमें क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा मालूम होता है हम राह भूल गए हैं, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? हम अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? ऐसा वो बोलता है। एक बैल दूसरे बैल से, दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। तभी आगे मटर की खेत दिखी और दोनों वहां पर चले गए। जब पेट भर गया तो दोनों आजादी का अनुभव करने लगे, खेलने लगे, उछलने कूदने लगे। ठीक है, अब आगे आगे क्या होता है बच्चों, पढ़ें। अरे यह क्या, कोई सांड निराश चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। उससे भिड़ना जान जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। हाँ, ये दोनों बात कर रहे हैं आपस में और सामने से एक सांड आ रहा है, तो इनको लगता है कि सामने सांड आ रहा है, उससे भिड़ना चाहिए, लेकिन अगर भिड़ेंगे नहीं तो वो हमें अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ेगा। आगे क्या होता है, अब जो सांड था उसको भी ऐसा कोई तजुर्बा नहीं था इकट्ठे लड़ने का, उसको भी एक अकेले से लड़ने की आदत थी। ठीक है, एक अकेले शत्रु से वो युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने दौड़ाया फिर पीछे से, फिर कभी इसने मारा कभी उसने मारा, और दोनों ने उसको, सांड को एकदम बेदम कर दिया और वो बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जा रहे। देखिए, हाँ भाई, उन्होंने उस सांड को मार गिराया जो उनके पीछे आ रहा था। ठीक है, अब आगे आगे क्या होता है, अब वो ये सोचने लगे कि चलो सांड को भी मार दिया, जीत गए, अब घर कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि वो तो रास्ता भटक गए थे। चलो फिर सोचते हैं कि अब वो फिर से थक गए, भूख लगाई, चलो पहले कुछ खा लें। फिर सामने फिर से एक मटर का खेत था, उसमें मोती घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी दो ही चार ग्रास खाए थे, मतलब दो चार ही ग्रास खाए थे कि दो आदमियां लाठियां लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेन पर था, मतलब किनारे पर था, वो तो निकल गया, पर जो मोती था वो खेत सिंचे हुए खेत में था, जहां पर बहुत मटर थी, वो वहीं पर था। और उसके जो खुर थे, आगे के जो नाखून होते हैं, वो कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है, कि मतलब जो उसका साथी है वो संकट में है, तो उसने भी
क्या किया, वो भी वापस लौट आया कि पकड़े जाएंगे तो दोनों इकट्ठे पकड़े जाएंगे, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। ठीक है, और रखवालों ने उनको पकड़ लिया और प्रातःकाल मतलब सुबह ही उनको कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस क्या होता है बच्चों? पशुओं को रखने की एक जगह होती है। ठीक है, लावारिस से जो पशु होते हैं उनको उसमें रखा जाता है, तो कांजी हाउस में उनको बंद करवा दिया कि वरना ये तो सारे मटर खा जाएंगे। अब दोनों मित्र को जीवन में पहली बार ऐसी साबी का पड़ी, मतलब कि ऐसा वास्ता पड़ा कि जब सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी नहीं मिला, समझ में नहीं आता कि ये कैसा स्वामी है, इससे बढ़िया तो गया ही था। स्वामी कौन? जो कांजी हाउस का मालिक था, उसने उनको खाने को कुछ नहीं दिया, तो वो सोचते हैं कि इससे बढ़िया तो गया ही था जो जूरी का साला था, कि वो कम से कम सूखा ही दे रहा था लेकिन खाना तो दे रहा था। ठीक है, वहां पर ये देखते हैं कि बहुत सारे जानवर हैं, भैंसे, बकरियां, घोड़े, गधे, लेकिन किसी के सामने चारा नहीं था, सभी मुर्दों की तरह पड़े थे, मतलब किसी को उन पर दया नहीं आती। ठीक है, फिर मोती से वो बोला हीरा कि अब तो रहा नहीं जाता। मोती ने सिर लटकाते हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं इतना। फिर वो कहता है, हीरा कहता है कि इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। ठीक है, हीरा कहता है और दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा ऐसा। मोती कहता है। फिर हीरा कहता है बस इतने बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। उसने अपने नकीले सींगों से वार किया, फिर मिट्टी का एक चप्पड़ निकल गया, फिर दूसरा वार किया। ठीक है, इस तरीके से वो दीवार गिराने की कोशिश करने लगे और थोड़ी थोड़ी दीवार टूटने लगी। इससे उनका हौसला बढ़ने लगा। लेकिन इतने में ही क्या होता है कि थोड़ी देर में ही चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया, और हीरा का जब उसने उजड्डपन देखा तो उसने उसे कई डंडे रस्सी दिए और मोटी सी रस्सी से उसे बांध दिया। मतलब जानवरों के भावों की, उनके दर्द की किसी को कोई परवाह नहीं। वो अच्छे से कि हाँ भाई वो शैतानी कर रहा है तो उसको डंडे से पीट रहा है, बहुत ज्यादा डंडे से पीट रहा है। अरे भाई वो भूखे हैं, वो कैद में है, तो वो निकलने की कोशिश तो करेंगे, कुछ खाने के लिए प्रयत्न तो करेंगे। ठीक है, फिर उन्हें डंडे से क्यों पीटा जा रहा है? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जानवर है इसलिए। तो बच्चों क्या ये ठीक है ऐसा करना? कमेंट में लिख के जरूर बताना। क्या कोई जानवर है तो हमें उसे मारना पीटना चाहिए? कि हमने उसे खरीद लिया या हमारे कब्जे में है तो हम उसको मारें, पीटें, उसके साथ जैसा मर्जी बर्ताव करें, उसे भोजन ना दें? क्या ये करना सही है? ये आप कमेंट में लिख के जरूर बताना सही है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? क्योंकि हीरा ने दीवार को गिराने की कोशिश करी, हीरा को चौकीदार ने डंडे से मारा। मोती कहता है कि क्या हुआ, आखिर मिला क्या? फिर वो कहता है हीरा की कोई परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार अगर खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती, अगर दीवार टूट जाती तो कितनी सारी, सिर्फ ना हमारी बल्कि और जो जानवर वहां पर कैद हैं उनकी भी जानें बच जाती। तो देखो, जो जानवर हैं उन्हें भी एक दूसरे का कितना लगाव होता है, वो भी एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे, बाकी जानवरों के बारे में भी सोच रहे हैं कि अगर दीवार टूट जाती तो कितने सारे जानवरों की जान बच जाती। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। कि वो कह रहे हैं कितने जानवरों की जान बच जाती, इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में मतलब किसी के शरीर में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सभी के सभी मर जाएंगे। मोती ने भी फिर दीवार पर उसी जगह सींग मारा, फिर थोड़ी सी मिट्टी गिरी, फिर और हिम्मत बढ़ी, और इस तरीके से दोनों ने धक्के मारे और फिर क्या हुआ कि दीवार गिर पड़ी। अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर एकदम से चेत हो उठे, मतलब एकदम से एक्टिव हो गए, और फिर कुछ घोड़ियां, बकरियां, भैंसे सब धीरे धीरे करके वहां से खिसकने लगी, निकलने लगी, भागने लगी। लेकिन गधे जो थे वो अभी के अभी ऐसे ही खड़े थे। हीरा ने पूछा कि तुम क्यों नहीं भाग जाते? ठीक है, बाकी सारे जानवर निकल के भाग रहे हैं लेकिन गधे नहीं हिले। तो हीरा ने पूछा तुम क्यों नहीं भाग जाते? गधे ने कहा कि कहीं पकड़ लिए जाएं। तो फिर वो हीरा कहता है कि तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर मिल रहा है, डरना क्यों, भाग जाओ।
पकड़े जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, देखी जाएगी। अभी भी तो पकड़े हुए हैं, लेकिन अगर भागने का मौका मिल रहा है तो कम से कम भाग जाओ। ठीक है। आधी रात से ऊपर हो गई, लेकिन गधे अभी तक सोच ही रहे। तभी उनको सीधे और बेवकूफ माना जाता है, क्योंकि वो सिर्फ डरपोक टाइप के होते हैं, वो कुछ नहीं सोचते। ठीक है। और वो भागते नहीं, वो सोचते हैं भागे या ना भागे। अब मोती अपने मित्र की रस्सी, मोती का मित्र कौन है? हीरा, दूसरा बैल, अपने मित्र की रस्सी तोड़ने को लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। मोती ने अपनी आंखों में आंसू लाकर कहा कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो क्या हीरा, कि जब इतने दिनों तक साथ रहे हैं तो अब विपत्ति में, मतलब मुश्किल में, तुम्हें अकेला छोड़ दूं? ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि तुम भाई खुले हुए हो, मैं बंधा हुआ, कि तुमने सारी शरारत करी है, दीवार तुमने गिराई है और तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। तो मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार भी पड़े तो क्या चिंता। ठीक है। वो कहता है तो इतना तो है ही कि कम से कम 9-10 प्राणियों की जान तो बच गई, वो तो हमने जान बचा ली, उनका भी तो आशीर्वाद मिलेगा, कि वो भी तो हमने किया, तो कोई बात नहीं, उनका आशीर्वाद ही सही, पर लेकिन तुम्हें विपत्ति में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। ठीक है। अब उन गधों को सींग मार मार के बाहर निकाला, भाई बाहर निकलो, चलो, कि तुम्हें अगर बचने का मौका मिल रहा है तो बाहर निकलो इस कैद से। और उनको भी फाइनली बाहर निकाल दिया, लेकिन खुद अपने मित्र के साथ में, अपने संगी के साथ में आकर सो गया, क्योंकि उसका मित्र नहीं खुल पा रहा था, तो वो भी बाहर नहीं निकला, वहां से नहीं भागा। भोर होते ही, मतलब सुबह होते ही, मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में जैसे खलबली सी मच गई, और फिर उन्होंने मोती की खूब मरम्मत करी, मतलब उसको खूब पीटा और उसे और मोटी रस्सी से बांध दिया। कितने निर्दयी लोग हैं, जिन्हें जानवरों के दर्द का कोई एहसास ही नहीं है, उनकी भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। सहसा, मतलब अचानक, एक दड़ियल, मतलब दाढ़ी वाला आदमी आया, जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर। वो आया और दोनों मित्रों को परेशान करने लगा। वो कौन था? गया, जो उसको उनको खरीद कर ले गया था। मोती ने अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, हमारे ऊपर क्या उनको दया नहीं आती? जो फिर से गया आ गया, कहता है कि भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे? भगवान फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे और हमें बचाएंगे। अब क्या होता है, नीलाम हो जाने, इनको नीलाम किया जाता है। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र दड़ियल, मतलब गया के साथ चले, कि वहां से इनको नीलाम कर दिया जाता है, और गया इनको नीलामी में खरीद लेता है, और दोनों को वहां जाना पड़ा। बोटी बोटी कांप रही थी, दोनों के पांव नहीं उठते थे, डर के मारे दोनों गिरते पड़ते जाते थे, लेकिन कभी चाल उनकी धीमी हो जाती थी, लेकिन फिर भी वो उन पे डंडा जमा देता था और फिर उनको चला के ले जाता था। ठीक है। आगे क्या होता है, अचानक से दोनों को ऐसा मालूम हुआ, चलते चलते, मतलब जो गया के साथ जा रहे हैं, डरते हुए बिल्कुल जाते जा रहे हैं, फिर उनको अचानक से लगा कि ये रास्ता तो देखा हुआ है, परिचित है ये रास्ता। फिर वो सोचते कि हाँ, गया इसी रास्ते से हमें ले गया था, वही बाग, वही खेत, वही गांव। अब उनकी चाल एकदम से तेज हो गई, उनकी सारी थकान मिट गई, उनकी दुर्बलता, कमजोरी जो थी वो एकदम से गायब हो गई। और फिर मोती ने कहा कि हमारा घर नगीच, मतलब निकट आ गया है। घर कौन सा था उनका? झूरी, जो किसान था, जो उनका असली मालिक था, वो वाला घर, उसका घर। हीरा बोला, भगवान की दया है, अब मैं घर भागता हूँ, यह, लेकिन वो कहता है ये जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ, नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर मस्त भाव से बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा स्थान, थान है मतलब स्थान है,
दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल मतलब दड़ियल वो दाढ़ी वाला गया, वो भी उनके पीछे पीछे दौड़ा। झूरी अपने द्वार पर धूप खा रहा था, बैठा हुआ था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उनको बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में, मित्र कौन है? दोनों जो बैल हैं उनको मित्र कहा गया है, एक हीरा और एक मोती। इनकी आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। दड़ियल ने मतलब गया ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली और झूरी से कहा ये मेरे बैल हैं। अब वो झूरी भी गुस्से में आ गया, वो कहता है तुम्हारे बैल कैसे हो गए? वो कहता है कि मैं मवेशी खाने से इनको नीलाम लिए ला आता हूँ। मतलब जो नीलाम हो रहे थे मवेशी खाने से, जानवरों की जगह से, वहां से इनको खरीद के लाया हूँ। फिर वो कहता है झूरी की मुझे तो लगता है चुरा कर लाए हो, चुपके से चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये मेरे बैल हैं, मैं इन्हें बेचूंगा तो ही बिकेंगे, नहीं तो ये नहीं बिकेंगे। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं, यहाँ से अभी चुपचाप चले जाओ। अब दड़ियल मतलब गया जो है वो झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा, लेकिन मोती ने उसका पीछा करा। दड़ियल भागा, मोती उसके पीछे भागा। गांव के लोग ये तमाशा देख रहे थे और साथ साथ हंस रहे थे। अब दड़ियल मतलब जो गया था वो हार कर चला गया, तो मोती अकड़ता हुआ लौटा कि उसको हरा दिया। मोती में एक अलग ही जोश आ गया। ठीक है, अब हीरा कहता है कि मैं तो डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो उसको, अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं उसको बिना मारे ना छोड़ता। मोती कहता है अगर पकड़ता तो मार देता, अब ना आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। अब पूरा जोश आ जाता है, मोती को गुस्सा आ जाता है और वो पूरे जोश में कि अब नहीं पकड़ने दूंगा, कि अगर पकड़ा तो उसको मार ही दूंगा जान से, कि हमें तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। मतलब सीधे थे कि जवाब नहीं देना जानते, कुछ कहते नहीं, पलटकर वार नहीं करते, तो उनको मारा पीटा जा रहा है, जबरदस्ती ले जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हमारी जान को तो कोई जान ही नहीं समझता, क्योंकि हम सीधे हैं। जरा देर में नांदों में जरा सी देर में अब नांदों में खली, भूसा, चौकर और दाना सब भर दिया गया। दोनों मित्र कौन? हीरा और मोती अपना वो खाना खाने लगे। जूरी खड़ा होकर बैलों को सहलाने लगा। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, उत्साह मतलब उत्साह सा, कि सब खुश हो गए। और उसी वक्त जो मालकिन थी जूरी की पत्नी, वो भी उनके माथे चूमने लगी, उसको भी उन पर प्रेम आ गया। तो बच्चों, जानवरों में भी भाव होते हैं, उनको भी तकलीफ भी होती है, तो इसलिए हमें जानवरों को वार नहीं करना चाहिए, उनसे काम हिसाब से लेना चाहिए। उनके भी शरीर में दर्द होता है, थकते हैं, चोट लगती है, उनके भावों को भी हमें समझना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसकी एक्सप्लेनेशन आपने ध्यान से समझी होगी, आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आई होगी, इसके अंदर के भावों को भी आपने अच्छे से समझा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।